नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें हम आने वाले 1 घंटे में करंट अफेयर के 10 सवाल देखेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को हर रोज की तरह आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई भी काम है उसकी आधी जीत तभी तय हो जाती है जब आप उसकी शुरुआत कर देते हैं। आपने अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी डर से कि वो फेल हो जाएंगे शुरुआत नहीं करते। और जब तक आप किसी काम की शुरुआत नहीं करोगे तो आप जीतोगे कैसे? अगर आपको कोई जीत हासिल करनी है तो उसका पहला कदम शुरुआत ही होगी। और शुरुआत अगर आपने पूरी अपनी इच्छा से की और अपनी पूरी शक्ति से की तो वो आपकी आधी जीत सुनिश्चित कर देगी। तो दोस्तों, इस क्लास को भी आप ऐसे पढ़िए जैसे कि ये आपका पहला कदम हो, क्योंकि आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देखते हैं सब नए बच्चे हैं। आपको इस क्लास में वो जानकारी दी जाती है जिससे आपको करंट के साथ साथ आपकी स्टैटिक्स जी के भी परफेक्ट हो जाए और आपको एग्जाम पास कराने में अहम भूमिका निभाए। तो दोस्तों, मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में सूडान ने रूस को अफ्रीका में नौसैनिक अड्डा कहाँ स्थापित करने की अनुमति दी है? दोस्तों, अभी हुआ क्या है, रूस जो है इसके पास अभी तक अफ्रीका में कोई नौसैनिक बेस नहीं था, यानी कोई नेवी बेस नहीं था। तो इसको अभी पहला अपना बेस स्थापित करने की अनुमति मिली है। किससे मिली है? तो सूडान से मिली है। तो रूस को अपना पहला अफ्रीकी नौसैनिक अड्डा स्थापित कहां पर मिले करेगा? तो ये सूडान, सूडान जो लाल सागर के तट पर स्थित है और इसकी राजधानी खार्तूम है। क्या है? खार्तूम इसकी राजधानी है। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा। खार्तूम कहां पर पढ़ा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा कि खार्तूम को मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था। तो खार्तूम में मिला है। खार्तूम में कहां पर मिला है? तो सॉरी, सूडान में मिला है। सूडान में कहां पर मिला है? तो पोर्ट सूडान के पास, सूडान का जो लाल सागर में पोर्ट है, कहां पर? लाल सागर में, उसके पास ये पोर्ट स्थापित करने की मंजूरी मिली है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी खास बात हो गई। दोस्तों, ये खास बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो दुनिया पर आज राज करता है वो सिर्फ इसलिए राज नहीं करता कि उसकी पैसे की ताकत बहुत बड़ी है या डॉलर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ये एक कारण जरूर है, लेकिन सिर्फ इसी कारण ही वो सब जगह राज नहीं करता। उसका मेन कारण है कि उसने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपने बेस बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में। यानी वो नौसैनिक अड्डे और उसके जो बेसिस हैं उनके द्वारा ही पूरी दुनिया पर नियंत्रण करता है। इसी क्रम में रूस ने भी अब अपना बेस कहां पर बनाया है? लाल सागर में बनाया है। अब आप ये सोचोगे कि ये जो लाल सागर में बेस बनाया है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए, इससे पहले आप इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बेस क्या होता है? बेस होता है जहां पर उनको नौसैनिक जाकर रुक सकें और अपने जहाजों को रख सकें, यानी अपना लड़ाई का सामान वहां पर रख सकें किसी भी स्थिति के लिए। तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका कैसे पहुंचेंगे हम? जैसे कि हर बार पहुंचते थे। कैसे पहुंचते थे? तो भारत से लेंगे हम फ्लाइट। भारत, ये जो भारत है इसके अगर हम पश्चिम में चलें, मैप कैसे देखते हैं? ऊपर वाला नॉर्थ साइड, ये वाला ईस्ट, नीचे वाला साउथ और ये वाला वेस्ट, यानी पश्चिम। भारत के पश्चिम में ये पड़ेगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप से आगे चलेंगे तो ये जो महाद्वीप है ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप के ये पूर्वी हिस्से पर एक सागर है या उत्तर पूर्व में एक सागर है जिसे हम लाल सागर के नाम से जानते हैं। लाल सागर।
और ये लाल सागर इस भूमध्य सागर से जुड़ा है। किस माध्यम से? तो स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा है। स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा है। अब ये स्वेज नहर लाल सागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। अब ये भूमध्य सागर है जो यहाँ से किससे जुड़ा है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि से किससे जुड़ा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। यानी ये रास्ता हुआ यहां से जाकर लाल सागर से स्वेज नहर और भूमध्य सागर जिब्राल्टर जल संधि से ये अमेरिका और यूरोप में जाने का क्या है? समुद्री मार्ग है। अब यहां पर ये इस लोकेशन पर चाइना ने, यूएसए ने, दोनों ने अपने बेस बनाए हुए हैं और तीसरी महाशक्ति जो भारत है वो यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है, क्योंकि भारत की स्थिति ऐसी है, इसे हिंद महासागर का राजा कहा जाता है। अब इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रूस भी चाहता था कि वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए ताकि यहाँ पर होने वाली घटनाओं पर वो नजर रख सके। यहाँ पर ही क्यों रख सके? क्योंकि ये जो मार्ग मैंने आपको बताया है, इस मार्ग से वैश्विक यानी दुनिया के व्यापार का 12% व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। यानी इस मार्ग से दुनिया में जितना भी समुद्री मार्ग से व्यापार होता है उसका 12% व्यापार यहीं से ही होता है। तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं सूडान को। तो सूडान का ये हिस्सा जो कहां पर लग रहा है? लाल सागर से लग रहा है। लाल सागर में यहां पर इन्होंने इसको क्या दिया है? नौसैनिक अड्डा दिया है। अब ये जो समझौता हुआ है ये कितने साल के लिए है? तो ये 25 साल के लिए समझौता किया गया है और जो हर 10 साल में 10 साल बाद क्या रहेगा? रिन्यू होता रहेगा। यानी अपने आप से ये रिन्यू होता रहेगा। इसकी क्या करेंगे? देख रेख करते रहेंगे हर 10 साल में। ऐसा इन्होंने समझौता किया है। अब इस समझौते में और क्या क्या बात है? उन्होंने कहा है कि 300 सैनिक इस समझौते के द्वारा यहाँ पर उपस्थित होंगे। यानी इस बेस में 300 सैनिक रूस के रहेंगे। 4 जहाज रहेंगे। 4 जहाज रहेंगे यानी लड़ाकू जहाज इस पर 4 उपस्थित रहेंगे। साथ ही परमाणु संचालित जहाजी बेड़ा भी इस पर शामिल होगा। इनमें 4 जहाजों में क्या होंगे? परमाणु संचालित जहाज रखने की भी यहाँ पर अनुमति मिली है। तो यूएसए के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत का हमेशा से रूस को सपोर्ट रहा है और भारत और रूस यहाँ पर मिलते हैं तो ये भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन से करंट से जुड़ा हुआ। अब चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। जब अफ्रीका की बात हुई है तो आज हम अफ्रीका को ही पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए अफ्रीका जो दुनिया का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल और जनसंख्या में, किसमें? जनसंख्या में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। वो दूसरा महाद्वीप जिसमें क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। पहला नंबर किसका आता है? तो पहला नंबर एशिया का आता है और दूसरा नंबर अफ्रीका का आता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात। अब एक लौता ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिसमें चारों रेखाएं गुजरती हैं। चारों कौन कौन सी रेखाएं? तो एक रेखा जो पृथ्वी को 20 से काट देती है उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और इसके नीचे 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब उसके नीचे एक रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में होकर गुजरती है उसको बोलते हैं हम मकर रेखा। एक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 23.5 डिग्री होकर गुजरती है और इस रेखा को हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत से भी होकर गुजरती है। ठीक है, 3 रेखा हो गई। एक रेखा जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में कैसे काटती है? तो यहां से ये काटती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, यानी जो समय की रेखा है जिसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, वो रेखा भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन से देश इन रेखाओं पर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सबसे पहला जो देश पड़ता है उसका नाम है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा के बाद आप चलेंगे तो आएगा मारिटानिया, उसके बाद आएगा अल्जीरिया। ये जो अल्जीरिया देश है ये क्षेत्रफल के हिसाब से
अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। अब आप कहेंगे सबसे छोटा कौन सा है? तो यहां पर एक देश है सेशल्स। कौन सा? सेशल्स। सेशल्स देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। किसका? अफ्रीका का। अल्जीरिया के बाद आता है लीबिया, और लीबिया के बाद आता है तुम्हारा चाड। चाड, नाइजीरिया और मिस्र, ये देश हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। नाइजीरिया जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो देश पड़ेगा उसका नाम है गैबोन। गैबोन, फिर कॉन्गो, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। उसके बाद अगला देश होगा युगांडा। युगांडा, केनिया और सोमालिया। तो ये किस पर हो गए? ये भूमध्य रेखा पर। उसके बाद नीचे कर्क रेखा पर नामीबिया, जहां से हमने चीते मंगाए हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, इन तीनों देशों से हमने क्या मंगवाए हैं? चीते मंगवाए हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर। मेडागास्कर। अब ये जो मेडागास्कर आपको यहां दिख रहा है, ये भूमध्य रेखा मकर रेखा पर पड़ता है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यहां पर है कौन सा? ग्रीनलैंड। लेकिन अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। अब बात करते हैं हम ग्रीच विच टाइम की, यानी समय रेखा की बात करते हैं। समय रेखा जो कहां से होकर गुजरती है? जो लंदन से होकर गुजरती है, और लंदन के बाद कहां पर आती है? तो मैं आपको बताता हूं। ये लंदन से होकर गुजरती है सबसे पहले, यूके के लंदन, उसके बाद ये फ्रांस, उसके बाद आती है स्पेन में, और उसके बाद ये अफ्रीका में गुजरती। ये तीन देश किसके हैं? यूरोप के हैं। लेकिन इससे नीचे जो देश होंगे वो अफ्रीका के होंगे। सबसे पहला देश कौन सा होगा? अल्जीरिया। अल्जीरिया, उसके बाद माली, उसके बाद बुर्कानी फासो, बुर्कानी फासो, और उसके बाद घाना। ये देश होंगे अफ्रीका के जहां से ये समय रेखा गुजरती है। यानी कौन सी रेखा है ये? देशांतर रेखा। ऐसे लेटी हुई रेखाओं को क्या बोलते हैं? जो भूमध्य रेखा है उसे अक्षांश रेखा, और खड़ी रेखा को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब बात करें हम यहां पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है अफ्रीका की? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। अब नील नदी का ओरिजिन कहां से होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर एक झील है जिसका नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, और ये तीन देशों की सीमाएं पर है। एक है तंजानिया, तंजानिया, युगांडा और केनिया। इन तीनों देशों की सीमा पर एक विक्टोरिया झील है, और जहां से सफेद नील निकलती है, या श्वेत नील नदी निकलती है। अब यहां पर एक देश है इथोपिया। इथोपिया में एक झील है जिसका नाम है ताना झील। क्या नाम है? ताना झील। और यहां से कौन सी निकलती है? यहां से नीली नील नदी निकलती है। अब यहां से जो नदी निकलेंगी, ये सूडान की राजधानी जो मैंने आपको पढ़ाया है खार्तूम, खार्तूम में दोनों नदी मिलती है, और यहां से कहलाती है ये नील नदी। और नील नदी कहां से गुजरती है? इजिप्ट यानी मिस्र से गुजरती है। और मिस्र का वरदान कौन सी नदी कहलाती है? तो नील नदी मिस्र का वरदान कहलाती है। यहीं पर मैंने आपको एक युगांडा देश पढ़ाया। यहां पर है किलीमंजारो। किलीमंजारो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और एकल खड़े पर्वत का उदाहरण है। एकल का मतलब क्या है? यानी ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस पर एक चोटी है एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, सिर्फ एक पर्वत है जिसका नाम है किलीमंजारो, और ये ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। उसके बाद मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में हमारा क्या बचा? तो अफ्रीका में हमारा सबसे निचला स्थान बचा। यानी यहां से सबसे निचला स्थान कौन सा है? तो वो है
असॉल झील, और ये कहां पर है? ये जिबूती देश में है। कहां पर है? तो ये जिबूती देश में है। तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको अफ्रीका की दे दी, जिसके लिए हमारी क्लास प्रसिद्ध है। किसके लिए? हमारी क्लास प्रसिद्ध है स्टैटिक्स जी के पढ़ाने के लिए, करंट। चलिए भाई, अब करंट के रिवीजन के क्वेश्चन आपको बहुत दिन बाद मिले होंगे। चलिए फिर से आदत डाल लीजिए, फिर थोड़े दिन बाद बोलना आदत पड़ गई। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के रूप में मान्यता दी है? तो ऐसी मान्यता पाने वाला हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसका नाम है लखनऊ। हाल ही में सेंजाओ 21 मिशन किस देश द्वारा भेजा गया? तो ये चमगादड़ चीन के द्वारा भेजा गया है। भारत, देखिए रत लिख दिया, भारत की पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 का शुभारंभ कहां हुआ है? यानी समुद्री मछलियों को गिनने वाली जनगणना का शुभारंभ कोच्चि में हुआ है। कोच्चि कहां पर है? तो केरल में है। तो कोच्चि केरल में इसका उद्घाटन हुआ है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसने और कब की? स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, देखो ये शुरुआत परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नारियों से जुड़ा मुद्दा है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 17 सितंबर 2025 को पीएम मोदी ने ही इसकी शुरुआत की थी। 17 सितंबर को क्यों की थी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे 17 सितंबर को ऐसा क्या है कि पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसने लोकसभा में पेश किया है? दोस्तों अभी हुआ क्या है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, तो यहाँ पर आदमी के अधिकार बिल्कुल शून्य है या उनकी अनदेखी की जाती है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या आपके यहाँ कोई काम करता है, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे कि उसकी कोई फैमिली लाइफ होगी या उसकी कोई पर्सनल लाइफ होगी। आपको सिर्फ काम से मतलब है। ड्यूटी का टाइम मान लीजिए आपका 9 से 6 है, ये आपका वर्किंग आवर्स है, यानी आपके काम करने के घंटे का समय यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट नौकरी में चले गए तो ये उल्टा हो जाता है, 6 से 9, और जरूरत पड़े तो 6 AM से 9 PM, और जबकि होना क्या चाहिए 6 AM से 6 PM, इसके बाद खत्म। लेकिन होता क्या है, 6 AM सुबह से ही शुरू हो जाता है और लगभग 9 PM तक मुश्किल से जाकर पीछा छूटता है। अब हमारे यहाँ पर विपक्ष की एक सांसद है, जो किससे है? तो एनसीपी, जो महाराष्ट्र की एक पार्टी है, ठीक है। इसकी एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनका नाम है सुप्रिया सुले। तो ये एक बिल लेकर आई हैं जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। क्या नाम है इनका? तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025, ठीक है। अब ये किस लिए लाया गया है? क्योंकि आदमियों को उनकी प्राइवेसी मेंटेन करी जा सके, यानी कर्मचारियों को डिजिटल थकान से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों को डिजिटल थकान से बचाना, यानी अगर आपका जितने घंटे के कंपनी पैसे दे रही है उतने ही घंटे काम करना है। अब आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि 6 बजे के बाद आप फोन उठाएं, आप फोन बंद कीजिए, रख दीजिए। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर कोई आप पर ऐसी जोर जबरदस्ती करता है तो उसके लिए भी इसमें जुर्माना निर्धारण किया गया है। ऐसा प्रस्ताव किसने रखा है? तो सुप्रिया सुले जी ने इसका प्रस्ताव रखा है। अब आप कहेंगे कि ये तो सरकार में नहीं है, ये तो विपक्ष की सांसद है। क्या ऐसा भी होता है कि विपक्ष की सांसद भी कोई बिल लेकर आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब कोई बिल सरकार द्वारा लाया जाता है या सरकार के मंत्री द्वारा लाया जाता है तो इसको बोलते हैं सरकारी बिल, ठीक है। लेकिन अगर कोई एमपी इसे लेकर आए
तो इसे बोलते हैं प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल। ठीक है, तो कोई एमपी भी इसको ला सकता है। इसके पास होने की प्रक्रिया क्या है? इसके पास होने की प्रक्रिया वही है कि हमारे संसद के 3 सदन कौन कौन से होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो सबसे पहले बिल हम कोई से भी एक सदन में ले जाएंगे, अगर वहां से पास होता है तो फिर अगले सदन में ले जाएंगे, अगर वहां से भी पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो ये बिल यहां से घुसता है और इधर होकर निकलता है क्या है? कानून। अगर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो यहां से बिल बनकर डाला और उधर से कानून बनकर निकला। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इसके अलग अधिकार है 111 में कि वो इस बिल को पास करे या ना करे, हस्ताक्षर करे या नहीं करे, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हो गई हमारे संविधान की जानकारी। अब इसमें प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख प्रावधान देख लीजिए, क्योंकि बहुत से आप में से लोग होंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो दूसरे की कॉपी लेकर अभी भी करंट की खबरों को लिख रहे होंगे। वो कैसे पास होंगे? जब वो लिखते ही नहीं है, जब उनको जानकारी ही नहीं है, जो सुनना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, तो वो क्या करेंगे? कहीं प्राइवेट में जाएंगे। तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, उनको ये क्लास देखने के लिए बोल दीजिएगा। तो क्या होगा, अगर आप कर्मचारी बन जाते हैं तो आपको ऑफिस के समय के बाद छुट्टी के दिन आधिकारिक संदेशों और कॉल जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप कॉल उठाएं। यदि कर्मचारी जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हर नियम हर प्रकार संचार पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मैसेज पर लागू नहीं होगा, कॉल पर ही लागू होगा। मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप, मेल, चिट्ठी, पत्रिका सब पर लागू होगा। आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारी आपसी सहमति से बात कर सकते हैं, लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते। यदि कर्मचारी ऑफिस समय के बाद काम करना चाहते हैं तो उन्हें ओवरटाइम भुगतान भी देना होगा। बिल के अनुसार यदि कोई संगठन इन नियमों का उल्लंघन करता है तो जो कर्मचारी छोटे कर्मचारी पर दबाव बना रहा है कि छुट्टी के समय आप फोन उठाओ, उस पर उसके वेतन का 1% जुर्माना लगाया जा सकता है। आपातकालीन संचार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, यानी आपको अगर इमरजेंसी है तो आप कर्मचारी से बात कर सकते हैं। चलिए, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा किसके 150वीं जयंती के अवसर पर मनाया जाएगा? तो हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं उनकी जयंती पर मनाया जाएगा। शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है विश्वनाथन आनंद। ये किसका शतरंज है? तो फिडे का है, फिडे शतरंज। तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। विश्वनाथन आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। हाल ही में निमित वीर सिंह वालिया ने किस खिताब को हासिल किया है? तो इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। अगस्त 2021 में तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान पहली बार किस देश में अपना आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रहा है? तो ऐसा भारत में होगा। अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर मुताकी, वो भी भारत यात्रा पे थे, उसके बाद ये घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक एजेंसी है जिसका नाम है CREA। ये एजेंसी क्या करती है? ये हमारे जो ऊर्जा है और स्वच्छ वायु, ऊर्जा और स्वच्छ वायु, जो हमारे यहाँ पर ऊर्जा है और स्वच्छ वायु के शोध केंद्र है, स्वच्छ वायु का शोध केंद्र है, यानी इन पर क्या करती है? ये रिसर्च करती है। अब इसने एक रेटिंग जारी की है और इसमें बताया है कि जो PM 2.5 क्या होता है? ये होता है पर्टिकुलर मैटर, जिसका आकार 2.5 माइक्रो, इसको हम लिखते हैं μgm क्यूब, यानी माइक्रोग्राम प्रति
घन मीटर। अगर 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से किसी डस्ट पार्टिकल का आकार कम है तो उसे हम पीएम 2.5 की कैटेगरी में डालते हैं। ये पार्टिकल इतने महीन और बारीक होते हैं कि सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में और हमारे शरीर में आसानी से चले जाते हैं। अगर ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चले गए तो ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ देंगे और बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में डाल देंगे। तो इसके आधार पर इन्होंने एक रेटिंग निकाली है और इसमें कहा गया है कि जो सबसे प्रदूषित शहर है उसमें नंबर 1 है गाजियाबाद। कौन सा है? तो गाजियाबाद इसमें पहले नंबर पर है। अगर मैं गाजियाबाद का पीएम 2.5 का स्तर आपको बताऊं तो ये है 224 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। इतना इसका अभी क्या है, स्तर बना हुआ है। ये कितना ज्यादा है मैं अभी आपको इसकी गाइडलाइंस भी बताऊंगा ये कितना ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो गाजियाबाद का पड़ोसी भारत का वो यूपी का नोएडा शहर, क्योंकि दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं, यहाँ पे प्रदूषण होगा तो यहाँ पर भी होगा। तीसरा एनसीआर में नाम आया है बहादुरगढ़। ये कहां पर है? तो ये हरियाणा में। हरियाणा के बहादुरगढ़ ने अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है। चौथे स्थान पर दिल्ली है और 5वें स्थान पर हापुड़, फिर से यूपी का शहर। बात करें मेरठ की तो मेरठ ने इस सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे स्वच्छ शहर कौन सा आया है तो सबसे स्वच्छ शहर बना है शिलोंग। शिलोंग कहां पर है? तो मेघालय। यानी सारा प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। शिलोंग मेघालय में लोग आसानी से स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग जागरूक भी बहुत है पर्यावरण के लिए। हमारे यहाँ पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, पान खाकर गुटखा वहीं थूकेंगे, धूल में गाड़ी और ज्यादा तेज चलाएंगे और समोसा खा के कहीं भी कचरे को सड़क पर डाल देंगे। ये हमारे यहाँ के लोगों की स्थिति है। और फिर कहते हैं कि सरकार सफाई नहीं रखती। अरे सफाई रखने की जिम्मेदारी आम आदमी की है, सरकार की नहीं। देश हमारा है, सिर्फ सरकार का नहीं। ठीक है। तो स्वच्छ सबसे स्वच्छ कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ आया है हमारा शिलोंग का मेघालय। और यहाँ पर जो पीएम 2.5 का स्तर है, पीएम 2.5 का स्तर है 7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, यहाँ पर स्तर पाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका जनेवा में है। जनेवा है। और टेड्रोस एडेनॉन इसके हेड हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अब WHO के अनुसार पीएम 2.5 का स्तर कितना होना चाहिए? तो इसके हिसाब से पीएम 2.5 का स्तर कितना होना चाहिए? तो ये दो तरह से स्तर को नापता है। एक तो वार्षिक दर और एक होती है इसकी 24 घंटे में। तो वार्षिक दर कितनी रखी है? तो वार्षिक दर इसने रखी है, वार्षिक दर है इसकी 15 माइक्रोग्राम पर एमक्यू, यानी घन मीटर। 15 वार्षिक होनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई घंटे ऐसे गुजरते हैं जहां पर धूल के कण बढ़ जाते हैं। वैश्विक मतलब वार्षिक स्तर पर जो एवरेज कम होगा, लेकिन कई बार दिन में ज्यादा धूल उठती है, कहीं पर काम चल रहा है इस कारण। तो इसके चलते इन्होंने घंटे के लिए अलग बताया है। तो 24 घंटे में कितना हो सकता है? तो ज्यादा से ज्यादा 24 माइक्रोग्राम घन मीटर हो सकता है। अब ये देखिए 24 से यहां पर कितना है, 224, यानी लगभग 9 गुना है जितनी WHO ने बताया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूरी जानकारी। अब आप कहेंगे कि ये सर्दियों में ही क्यों बात आती है प्रदूषण की? हमेशा प्रदूषण का जिक्र जब होता है तो कब होता है? सर्दियों में। और सर्दियों में ही रहना दूभर हो जाता है दिल्ली एनसीआर में। ऐसा क्या रीजन है? तो चलिए, ये भूगोल का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसे आज समझा देता हूं, है ना। चलिए, ऐसी करंट की क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिक्स जीके को आपका क्लियर करा दे। पर इनको बांटा गया है। सबसे पहले नजदीक का जो मंडल है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल।
उससे ऊपर का समताप मंडल, उससे ऊपर ओजोन मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। अब इसकी जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पे कम क्यों होती है? क्योंकि ध्रुवों पर ज्यादा ठंड होती है और ठंड के कारण वायु संघनित होकर नीचे गिरती है, भारी हो जाती है, नीचे गिरती है। इसके लिए वहां पर इसकी ऊंचाई कम रहती है। अब जब दिन में सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है, सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी से अपना सोख लेती है, जितनी हीट होनी है हो जाती है। लेकिन रात में पृथ्वी इसको आसमान में छोड़ देती है, जिसे मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा था। ठीक है, अब ये छोड़ती क्यों है? क्योंकि कुछ पदार्थों का अपना अलग अलग एल्बिडो होता है। जैसे सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है बर्फ का। बर्फ जितना टेम्परेचर आता है उसको वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग एल्बिडो शक्ति के कारण अपने तापमान को अंतरिक्ष में छोड़ देती हैं। अब ये बात होती है गर्मियों की, क्योंकि यहां से ऊपर जाने पर जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चलेंगे तो 1 किलोमीटर जाने पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। अब जब हम ऊपर जाते हैं क्षोभ सीमा की तरफ, तो यहाँ पर जाकर वायु ठंडी हो जाती है और वायु जो अपने साथ वाष्प लेकर आई है यानी जो पानी लेकर आई है वो ठंडा होने के कारण संघनित हो जाता है और संघनित होने के कारण क्षोभ सीमा के पास क्या बनते हैं? ये बादल बनने लगते हैं। ये है आम घटना जो गर्मियों में घटती है। लेकिन अब सर्दियों का समय है। सर्दियों में वैसे ही पृथ्वी पर धूप कम आती है, यानी सूरज का तापमान हमारे यहाँ पर कम मिलता है। अब उस कम तापमान के कारण क्या होता है? जो एल्बिडो पावर है वो बढ़ जाता है, यानी पृथ्वी अपने तापमान को रात में पूरा छोड़ देती है। एक तो तापमान मिली कम रहा है और छोड़ भी रही है क्योंकि आसमान साफ है। अब जब आसमान साफ है तो वो पूरा टेम्परेचर आसमान में चला गया। अब जो वायु संघनित हो रही थी थोड़ी ऊंचाई पर जाकर, वो पृथ्वी के नजदीक ही संघनित होने लगती है। अब जब संघनित होने लगती है तो वो पानी की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती है, जिसे हम ओस कहते हैं। अगर तापमान बिल्कुल हिमांक पर पहुंच जाए तो उसे हम पाला कहते हैं, यानी वायु भारी हो चुकी है और पृथ्वी के नजदीक आ चुकी है। अब इसमें जब धूल के कण मिल जाते हैं तो ये भारी होकर फोग बना देती है, यानी धुंध टाइप बना देती है, जिससे मानव को सांस लेने में तकलीफें होने लगती है। तो ये मेन कारण है कि सर्दियों में इसके कारण यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसमें और भी कारण है, जैसे कि हमारे ये जो भारत का क्षेत्र है इसमें इस समय पर पराली जलाए जाने की घटना अधिक होती है। वैसे ही गाड़ियों का प्रदूषण अलग होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रदूषण वैसे ही ज्यादा होता है। सर्दियों में वो प्रदूषण दूर नहीं जा पाता, इसलिए वहीं पर ही घुट जाता है। इसके कारण यहाँ पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसलिए आपने अक्सर सर्दियों में सुना होगा कि ये प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया है। चलिए, अब बात आई है यूपी की, तो यूपी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, यूपी जिसके सीएम कौन है? तो उसके सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। यहाँ की राजधानी लखनऊ। ठीक है, और चलिए, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु, राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पशु है यहाँ का बारहसिंगा। फूल प्लास है। राजकीय फूल कौन सा है? तो प्लास। राजकीय पेड़ कौन सा है? तो अशोक। और जलीय जीव कौन सा है? राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो वह है गंगेटिक या गंगाई डॉल्फिन। वो यहाँ का राजकीय जलीय जीव है। तो ये हो गई इसकी जानकारी। अगर मैं बात करूं यहाँ के नृत्य कौन कौन से हैं, तो नृत्य रासलीला, झोरा, रासलीला, झोरा
और कौन कौन से हैं? थाली नौटंकी, थाली नौटंकी, वात, ये सारे इसके नृत्य हुए। बात करें नेशनल पार्क की तो एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा है, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ का एकमात्र नेशनल पार्क है। बात करें यहाँ की सीटों की तो यहाँ पर 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और अभी 76वां जिला बनाने की बात हुई है और उसका नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर, जो अलीगढ़ वगैरह या बुलंदशहर को काटकर बनाए जाने की भी घोषणा हुई है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की यहाँ पर 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 31 सीटें हैं। यहाँ पर विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पर पूरी 100 सीटें हैं। तो ये जानकारी आपको इसके बारे में पूरी मिल गई। चलिए अब इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, नीचे हो गया मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक देश नेपाल से ये सीमा साझा करता है। आप इनसे जुड़ने वाले इस मैप में जिलों को भी याद कर लेंगे। जैसे उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत सीमा साझा करते हैं। वहीं नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज सीमा साझा करते हैं। बिहार से कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र सीमा साझा करते हैं। सोनभद्र एकमात्र जिला है जो इतने राज्यों से सीमा साझा करता है। ये बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ और एमपी 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। फिर एमपी से सबसे ज्यादा जिले लगते हैं: मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इटावा और आगरा, ये एमपी से सीमा साझा करते हैं। एमपी से आगरा और मथुरा सीमा साझा करते हैं। उसके बाद ये हो गया हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर सीमा साझा करते हैं। तो अपने राज्य के आपको पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले याद होने चाहिए। चलिए, हाल ही में चीन ने थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर में किस ईंधन के रूपांतरण की पहली सफलता प्राप्त की है? तो अभी इन्होंने क्या किया है? थोरियम से यूरेनियम, किससे? यूरेनियम बनाने का प्लांट इन्होंने लगाया है। थोरियम ये मोनोजोजाइट साइट्स मिट्टी में मिलता है। हमारे यहाँ पर मोनोजोइट जो मृदा है वो कहाँ पर पाई जाती है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि भारत में मोनोजोइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है। हाल ही में किस शहर का 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में भारत का सबसे गंदा शहर घोषित हुआ है? तो सबसे गंदा शहर चेन्नई, सॉरी मदुरै है। कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का। भारत ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का फाइनल किसे हराकर जीता? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता। हाल ही में 2025 एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये बहरीन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य एसआईआर 2026 के अंतर्गत पहले 100% मतदाता सूची वोटर्स रोल डिजिटलाइज करने वाला राज्य बन गया है? तो अभी क्या हुआ है? एसआईआर, सारे देश में एसआईआर की चर्चा है। आज जानते हैं एसआईआर होता क्या है। इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट। ये क्या होती है? स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट हमारे यहाँ पर एक संस्था है जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? या निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हमारे संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का जिक्र है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक तो इसके मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये
3 सदस्य संस्था है। पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करता था, बाद में इसमें बढ़ाकर 3 इनकी संख्या कर दी गई। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हमारे वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और ये जो निर्वाचन आयोग है, ये पंचायती चुनावों को छोड़कर भारत में जितने चुनाव होते हैं पंचायती चुनावों से ऊपर सबका चुनाव करवाना इसकी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है, ये केंद्र निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग कब जोड़ा गया? तो हमारे यहाँ पर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो हमारे यहाँ किस अनुच्छेद में है? तो जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 243 के में है राज्य निर्वाचन आयोग, और जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय स्वशासन के चुनाव कराने की है। तो ये तो जानकारी हुई हमारी जुड़ी हुई किससे? संविधान से। अब बात करें स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट की। तो इंटेंसिव रिपोर्ट की, इसका मतलब होता है विशेष गहन पुनरीक्षण। अगर इसकी मैं बात करूं हिंदी की, तो इसकी होती है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी दोबारा से पूरी गहराई से निरीक्षण करना। किसका? मतदाता सूची का। यानी मतदाता सूची को दोबारा से व्यवस्थित करना, यानी जो लोग पिछले समय में मर गए या उनकी जगह छोड़कर चले गए या कोई फर्जी वोट ऐसे बन गए थे पिछली बार, उनकी दोबारा से जांच करना और जो वैध मतदाता हैं उनको सूची में डालना, इस प्रक्रिया को एसआईआर कहा जाता है। इस बार चर्चा में अधिक क्यों है? क्योंकि भारत में एक समस्या बनी हुई है, वो है विदेशी प्रवासियों की संख्या, यानी विदेशी घुसपैठियों की संख्या बनी हुई है और समस्या बनी हुई है। और इस समस्या से निजात पाने के लिए अब निर्वाचन आयोग और सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए इसको कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है, और जिससे काफी लोगों में बौखलाहट बनी हुई है। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो राजस्थान है, पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी मतदाता सूची को 100% डिजिटलाइज, यानी इसका डिजिटलीकरण कर दिया है। ऐसा राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है जिसने 100% इस सूची को डिजिटल कर दिया है। अब इससे क्या होगा? तो इससे जो भी मतदाता होगा वो अपना ऑनलाइन सारा डाटा जान सकता है। ठीक है, राजस्थान ने 100% सूची का डिजिटल पूरा किया है। 97% मतदाताओं की मैपिंग भी कर ली है। 97% मतदाताओं की मैपिंग, ये क्या है? तो यानी कौन हमारे यहाँ मतदाता कहां पर है, यानी एक एक मतदाता की सूची उन्हें पता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? एसआईआर की। तो राजस्थान ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान हमारा पाकिस्तान से सीमा बल लगाने वाला राज्य है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्य अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब राजस्थान से सीमा बनाते हैं। बात करें इसकी राजधानी की, इसकी राजधानी क्या है? तो जयपुर इसकी राजधानी है। ठीक है, जयपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं, उनका नाम है भजन लाल शर्मा। भजन लाल जी यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल उनका नाम क्या है? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है हरिभाऊ किशनराव वागड़े। हरिभाऊ किशनराव वागड़े, ये यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, बात करें यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ के नेशनल पार्क मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, कुंभलगढ़, ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए। ठीक है, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, एक कौन सा बचा? केवलादेव। यहाँ के त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो कुछ यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं।
त्योहार जैसे गणगौर पूजा, गणगौर पूजा हुआ, ऊंट महोत्सव हुआ, गणगौर पूजा और ऊंट बीकानेर का ऊंट जो है महोत्सव यहाँ का काफी प्रसिद्ध है। जैसे डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, ये जो ऊंट महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में, बीकानेर में। और यहाँ पर ऊंट को सजाने के लिए एक कला से सजावट की जाती है जिसका नाम है उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? तो ये बीकानेर की फेमस है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आपको मिल गई राजस्थान की। हाल ही में चर्चा में आया निसार उपग्रह किसकी संयुक्त पहल है? तो ये भारत के इसरो प्लस यूएसए के नासा की संयुक्त पहल है। हाल ही में ओपन एआई ने इंडिया क्यूआई बेंचमार्क में कितनी भारतीय भाषाओं के लिए प्रश्न शामिल किए हैं? तो 11 के। हाल ही में भारत बोत्सवाना ने कितने चीते मंगाए हैं? तो 8 चीते मंगाए हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में मैंने आपको 2 चीजें और याद कराई थी, कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है 1875 में वो चीजें कौन सी थी जिनकी शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 11वें IISF 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? अभी क्या हुआ है, भारत में 11वें IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल IISF, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहां पर हुआ है? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? तो पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। ये कौन सा संस्करण है? तो इस बार इसका 11वां संस्करण है। और कब से कब तक? तो 6 से 9 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। बात करें इसकी थीम क्या थी? तो विज्ञान का महोत्सव है, तो विज्ञान पर आधारित ही इसकी थीम होगी। तो इसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि, विज्ञान से समृद्धि और फॉर आत्मनिर्भर भारत, फॉर आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं किसकी? तो कहां पर हुआ? हरियाणा में हुआ। चलिए हरियाणा के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं। यहाँ के जो राजधानी वो क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं नायब सैनी। कौन है? तो नायब सैनी यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ के प्रोफेसर असीम घोष है। असीम घोष यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। बात करें यहाँ पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर त्योहार, डांस, सांग, रासलीला और डांस, सांग, रासलीला और छठी, ये सब त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं। नृत्य, सॉरी, त्योहार का नृत्य किए जाते हैं। यहाँ के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क हैं। एक सुल्तानपुर, कालेसर, सुल्तानपुर, कालेसर और एक है सिंबलवाड़ा, सिंबलवाड़ा। यहाँ 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। बात करें यहाँ पर सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। चलिए, तो ये हमारी पूरी जानकारी राजस्थान की भी हो गई। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्री ने प्रदान किए हैं? तो जो हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने किया है।
ठीक है। पारादीप फॉरेस्ट ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को किया है। किसे किया है? राहुल द्रविड़ को किया है। हाल ही में पिंक सहेली कार्ड योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में कंचनजंगा नेशनल पार्क को IUCN ने किस रेटिंग में कैसी रेटिंग दी है? तो इन्होंने गुड रेटिंग दी है। कंचनजंगा एक नेशनल पार्क है और ये कहां पर उपस्थित है या कहां पर स्थित है, इसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लोकेशन बताएंगे कौन से राज्य में ये है, क्योंकि यूनेस्को की ये मिश्रित साइटों में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अमित शाह ने बनास डेयरी के किस प्लांट का उद्घाटन किया है? अभी क्या हुआ है, जो किसान है यहाँ पर एक फर्म है जिसका नाम है बनास डेयरी। ये किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। दूध डेयरी है तो दूध से संबंधित है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक क्या किया है, प्लांट जो बायो CNG और उर्वरक से संबंधित है, इसका उद्घाटन किया है। और उद्घाटन करने वाले कौन थे? तो उद्घाटन करने वाले थे अमित शाह जी। अमित शाह जी कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं और भारत के पहले सहकारिता मंत्री है। सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री। सहकारिता हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको हमारे यहाँ पर जोड़ा गया। तो अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री हैं भारत के। अब इसका उद्घाटन हुआ कहां पर है? तो इसका उद्घाटन जो हुआ है वो वारथाड़ जिला है। कहां पर है? तो ये जिला है गुजरात में। कहां पर है? तो गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब इसका उद्घाटन जो किया गया है किसके तहत किया गया है? तो हमारे PM मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति 2.0। इस योजना के तहत इसका उद्घाटन किया गया। इसमें होगा क्या? देखो क्या है, बनास डेयरी, डेयरी यानी गाय भैंसे होंगी, दूध का उत्पादन होगा। किसका किया है? बायो CNG यानी गाय भैंस के गोबर से जो CNG है, गोबर गैस का उत्पादन किया जाएगा। और जो उसके उर्वरक से जो सड़कर खाद बनेगी उसको खेतों में डाला जाएगा। यानी किसानों को इससे डबल लाभ हो, दूध का दूध मिले और उसका जो वेस्टेज है उससे उनको खाद प्राप्त हो जिससे वे बेच सके। इसका इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। तो कब किया है? श्वेत क्रांति 2.0 के तहत इसका किया गया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। चलिए, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के लिए वेतन अवकाश की सुविधा दी है? यानी जो मासिक, जिसमें महिला कर्मचारी को मासिक धर्म के लिए वेतन, वो कर्नाटक ने किया है। यानी छुट्टियां मिलेंगी, तनख्वाह मिलती रहेगी। COP30 जलवायु सम्मेलन किस देश के शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया बेलम, ब्राजील में। कहां पर? तो बेलम, ब्राजील में इसका सम्मेलन किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 4 नई वंदे भारत वाराणसी में की? वंदे भारत का पुराना नाम क्या था? किस नाम से वंदे भारत को जाना जाता है? वो भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम बताओ। तेज ट्रेन कौन सी है? नाम बताओ। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला डिजिटल ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में ये स्थापित किया जाएगा। टैक्स प्रज्ञा प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो डेलाइट इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसमें होगा क्या कि आपको जो टैक्स कटता है या कोई कोर्ट का निर्णय आता है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहयोग से यानी AI के सहयोग से
एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है जिसका नाम है टैक्स प्रज्ञा। अब जो कोर्ट के निर्णय होते हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं, उनको समझना बड़ी टेढ़ी खीर होता है, लेकिन इसके माध्यम से आपको आसानी से इन्हें समझाया जा सकता है। ये 3 चरणों में लागू होगा। इसके द्वारा जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह भी आपको प्राप्त होगी। यानी टैक्स को जो भी निर्णय है उसको सुनाने में आपको मदद मिलेगी। डे लाइट ने शुरू किया है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जिसके पास 4 अंतरराष्ट्रीय अड्डे हैं? तो वो है केरल। ठीक है। यूपी में कितने हैं? तो यूपी के हवाई अड्डों के नाम, चलिए यूपी हमने लिख लिया लेकिन हवाई अड्डे नहीं पड़े उसके। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और जेवर एयरपोर्ट। ये कहां पर हैं? सारे यूपी के हैं। लाल बहादुर शास्त्री कहां पर हैं? तो ये वाराणसी में, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में, और जेवर नोएडा में। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में। तो ये एयरपोर्ट कहां के हैं? यूपी के हैं। डेविड जैसले को बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला है? तो इनका उपन्यास है फ्लैश। क्या है? फ्लैश। फ्लैश उपन्यास के लिए मिला है। हाल ही में भारत और अंगोला ने किस क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अंगोला के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं मत्स्य पालन पर। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2000 सैन्य अभ्यास कहां हो रहा है? तो ये कहां पर हो रहा है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, तो बेलगाम कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मानवाधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अभी क्या है? 10 तारीख, और 10 तारीख को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूएन के द्वारा मनाया जाता है। कब इसकी घोषणा हुई? 1948 में मानवाधिकार की घोषणा की गई थी, और 1950 से ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। ठीक है, 1950 से ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया, यानी 1950 में पहली बार ये दिवस मनाया गया। ठीक है, तो और इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम 2025, यानी 2025 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ह्यूमन राइट, आवर एवरीडे एसेंशियल, आवर ये इसकी वर्तमान थीम है। अगर बात करूं भारत में मानवाधिकार, तो मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई, मानवाधिकार अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? भारत में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायाधीश, यानी पूर्व न्यायाधीश रामकृष्णा। कौन है? तो पूर्व न्यायाधीश राम सुब्रमण्यम, वी राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए उसके दिसंबर के दिवस और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 दिसंबर को हम कौन कौन से एड्स दिवस मनाते हैं? नागालैंड स्थापना दिवस और बीएसएफ स्थापना दिवस, तीनों दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस,
4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाते हैं। और उसके बाद 10 दिसंबर को हुआ है कल कौन सा दिवस? तो ये है मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। चलिए, हाल ही में पारित असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य है, तो मुख्य उद्देश्य है कि एक आदमी 2 से अधिक शादी ना कर सके, ये इसका मतलब 1 से अधिक शादी ना कर सके, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में पलक मुच्छल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। किसके लिए? मानव सेवा के लिए। ये वही हैं जिन्होंने बच्चों के हृदय रोग के लिए, कितने बच्चों के हृदय रोग का इलाज कराया है अपने पैसों से। ठीक है। हाल ही में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में भूटान के कालचक्र जला अभिषेक समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी, जब मोदी जी भूटान की यात्रा पर अभी गए थे वहां पर किया है। इंडिगो एयरलाइंस के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इनके वर्तमान सीईओ बने हैं पीटर एल्बर्ट। किसको बनाया गया है? तो पीटर एल्बर्ट को बनाया गया है। ये है एल्बर्ट। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर। उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को 2025-26 में ब्लू फ्लैग मिला है? एक तो है पुरी गोल्डन बीच, पुरी गोल्डन बीच है, और दूसरा इसका नाम है सुनापुरा। तो 2 बीचों को मिला है। भारत की कितनी गहराई पर विश्व की सबसे गहरी पानी के नीचे अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा? तो ये 6000 मीटर नीचे। गरुड़ 2025 वायु अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? देखो, गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेक्स फ्रांस के साथ हम करते हैं, तो ये इस बार आयोजन इसका फ्रांस में भी हुआ है। हाल ही में जायसवाल ने तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले कौन से क्रम के भारतीय हैं? देखो, हमारे यहाँ पर अभी तक 5 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में क्या बनाया हुआ है? शतक बनाया हुआ है। ऐसे 5 बल्लेबाज कौन कौन से थे? तो सबसे पहले सुरेश रैना ने बनाए, उसके बाद रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा। उसके बाद जो बनाने वाले बल्लेबाज थे उनका नाम था केएल राहुल। केएल राहुल बनाए हैं। विराट कोहली बनाए हैं। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4। चौथा और 5वें थे शुभमन गिल, तो गिल ने बनाए हैं। अब इस लिस्ट में छठा बल्लेबाज जो शामिल हुआ है उसका नाम है जायसवाल, जिन्होंने तीनों प्रारूपों में शतक बनाए हैं। अब कौन है जायसवाल? तो ये हैं जायसवाल जिन्होंने तीनों प्रारूप में इसके शतक बनाकर ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने करंट के साथ साथ स्टैटिक्स, जीके को भी पढ़ा। आशा करते हैं मेरा प्रयास आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।